हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन गर्ल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ साक्षी एंड आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी का 6th चैप्टर एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन फॉर आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। तो इससे पहले कि हम जल्दी से डाइव करें इनटू द वीडियो, अगेन सीयूईटी के बैचेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं। वी आर रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस फेज वुड डिटरमाइन लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्न इन योर लाइफ। तो इसलिए हमारे सीयूईटी के बैचेस जो है वो निकल चुके हैं। प्रीमियम बैचेस, प्रीमियम एजुकेटर्स डिस्काउंट्स अभी रन कर रहे हैं, तो ये करेक्ट टाइम है बिल्कुल जाके एनरोल करने का। रिवाइज अगर करना है, नोट्स प्रिपेयर नहीं है फॉर साइकोलॉजी, तो प्रीमियम नोट्स भी अवेलेबल हैं। सब टिप्स, एक्रोनियम, आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है उसमें इंक्लूडेड है, वो भी अभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं, तो आप जाके उन्हें भी परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत शॉर्ट है, साथ में मैं यही कहूंगी अगेन पॉइंट्स में लिखते जाना, थोड़ा सा रिवीजन और अच्छे से होगा। सबसे पहले आ जाती है सोशल साइकोलॉजी की फील्ड जो हमारी होती है। इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद ऑल द बिहेवियर जो कि एक्चुअल, इमेजिन या इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स में होता है। तो औरों की प्रेजेंस में होने वाला बिहेवियर, चाहे वो प्रेजेंस एक्चुअल हो, इमेजिन प्रेजेंस हो या इम्प्लाइड प्रेजेंस हो, ठीक है। दूसरा जो हम कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में वो क्या है? एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स आर बेसिकली व्यूज अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिनमें एक बिहेवियरल टेंडेंसी भी आती है। यानी एक कॉग्निटिव व्यू होता है, उसका एक इमोशनल कंपोनेंट होता है, एंड वो बिहेवियर में टेंडेंसी होती है उसके दिखने की। ओके, तो अब हम इसकी फॉर्मल अगर डेफिनेशन देखें, सो एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक कॉल्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। जिस चीज की तरफ हमारा एटीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। पहली चीज, इट इज अ सेट ऑफ व्यूज। नंबर टू, इट हैज एन इवेल्युएटिव फीचर। इवेल्युएटिव फीचर यानी कि या तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, राइट। एंड तीसरी चीज क्या है? इट हैज एन इमोशनल कॉम्पोनेंट, इसमें इमोशंस भी हमारी अटैच होती हैं। एंड चौथा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे विद रिगार्ड टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके हमारे एक सेट ऑफ व्यूज, नंबर वन, हमारी इमोशंस, नंबर टू, और हमारा उसकी तरफ एक्ट करने का एक टेंडेंसी या तरीका यानी बिहेवियर, नंबर थ्री। ओके, ये एटीट्यूड होता है। तो हमें पता चल गया एटीट्यूड के एबीसी कंपोनेंट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? इफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। इफेक्टिव यानी वही इमोशनल कंपोनेंट, कॉग्निटिव यानी जो थॉट्स, व्यू वाला कंपोनेंट है, और बिहेवियर यानी बिहेवियरल को हम कॉग्निटिव कंपोनेंट भी बोलते हैं, यानी जो हमारी बिहेवियरल टेंडेंसी है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एटीट्यूड्स को आप बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। एटीट्यूड से मिलते जुलते दो और टॉपिक्स हैं या कंसेप्ट्स हैं, वो क्या है? बिलीफ्स और वैल्यूज। तो बिलीफ्स आर द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द एटीट्यूड्स। जो हम कहते हैं ना कि व्यूज, किसी चीज की तरफ हमारा क्या व्यू है, क्या थॉट है, उन्हें हम कहेंगे बिलीफ्स। सो बिलीफ्स आर वेरी फर्म कॉग्निशंस दैट फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड। तो ये एक तरीके से बेसिस होते हैं एटीट्यूड का। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज आर एटीट्यूड्स और बिलीफ्स, दोनों ही हो सकते हैं। एटीट्यूड भी हो सकता है और ऐसा बिलीव भी हो सकता है जिसमें एक शुड या ऑट का एस्पेक्ट हो कि चीजें आइडियली कैसे होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं वैल्यू। वैल्यू अगेन बहुत टाइप्स की हो सकती है। इन वैल्यू तब बनती है जब एक पर्टिकुलर बिलीफ या एटीट्यूड एक इंसान की लाइफ की फिलोसफी का इनसेपरेबल पार्ट बन जाता है। इसीलिए वैल्यूज जो होती है इनको चेंज करना मुश्किल होता है। अब एटीट्यूड्स का एम क्या होता है, पर्पस क्या होता है? एटीट्यूड्स प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, जिससे कि इंसान के लिए डिसाइड करना आसान हो जाता है कि उसे नई सिचुएशंस में जिसमें वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसमें कैसे बिहेव करना है। तो एक ब्लूप्रिंट या मेंटल लेआउट हमें प्रोवाइड कर देते हैं एटीट्यूड्स। अब एटीट्यूड्स की चार प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें याद रखनी है। वेलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको एक में अगर कहें मल्टीप्लेक्सिटी कहते हैं, एंड सेंट्रलिटी। तो सबसे पहले बैलेंस क्या होती है? बैलेंस यानी एक एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अब अगला आते हैं, दूसरा है एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस यानी एक एटीट्यूड जो है वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। सो व्हाट इज द एक्सट्रीमनेस? द डिग्री ऑफ द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ एन एटीट्यूड। एंड एक एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकता है, लाइक बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल यानी जिसमें एक्सट्रीमनेस बिल्कुल नहीं होती। तो अगर हम एक एटीट्यूड स्केल के हिसाब से देखें जिसमें ये 5 रेटिंग्स हैं, तो पॉजिटिव माना जाएगा। लेट्स से अगर हम ये कह रहे हैं कि लाइक let's say there's a question about do you like this object? So this point is saying extremely that yes I do, and this one is saying not at all. 5 stands for not at all. तो ये जो 1 2 है they would be positive, 4 5 are negative, and 4 में से यहाँ पे ये जो है 1 and 5 they are extremely, like they are extremes, राइट। एंड 3 जो है यहाँ पे न्यूट्रल को दिखा रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्केल का एग्जांपल देके आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लेक्सिटी। इसके 2 पोल्स हैं,
सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक एटीट्यूड के विद इन अगर एक एटीट्यूड है, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे एटीट्यूड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ को लेके आपका एटीट्यूड है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। मेंटल हेल्थ, उसमें फिजिकल फिटनेस आ सकती है, उसमें बैलेंस डाइट का एटीट्यूड आ सकता है, उसमें एक्सरसाइज के प्रति आपका एटीट्यूड आ सकता है। तो एक बड़े एटीट्यूड में कितने एटीट्यूड है, जितने ज्यादा एटीट्यूड होंगे उतना हम उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जितने कम एटीट्यूड होंगे उतना हम उसे सिंपल एटीट्यूड कहेंगे। So an attitude system is said to be simple if it contains only one or a few attitudes, and complex if it is made up of many attitudes. Okay, and the multiple member attitudes within an attitude system should not be confused with three components described earlier. तो हर attitude का ABC component तो होता ही है, बट ये कह रहे हैं कि कभी कभी एक बड़े एटीट्यूड के अंदर, मतलब एक बड़ा एटीट्यूड बहुत सारे छोटे छोटे एटीट्यूड से बना हो सकता है। तो ये चीज उससे डिफरेंट है एबीसी कंपोनेंट से। ठीक है, जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वो है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी यानी हमारे जितने भी एटीट्यूड्स हैं किसी एक चीज के बारे में या एक पूरे रिलेटेड टॉपिक्स का एक मतलब सॉरी एक ही टॉपिक को लेके हमारे जो बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, उस सिस्टम में, उस एटीट्यूड सिस्टम में कौन सा एटीट्यूड सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और एटीट्यूड्स को, या वो कितना पावरफुल है इन इन्फ्लुएंसिंग अदर एटीट्यूड्स, दैट इज सेंट्रलिटी। कि वो एटीट्यूड सेंट्रल है। सेंट्रल यानी कि वो और एटीट्यूड्स जो है उससे रिलेटेड उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एंड वो नॉन सेंट्रल या पेरिफेरल है अगर वो इन्फ्लुएंस और एटीट्यूड से होता है, औरों को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है। राइट, अब आ जाते हैं अगला कि एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे होते हैं। एटीट्यूड्स जनरली लर्न होते हैं थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू आवर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड अदर्स। यहाँ पे इन्होंने हमें 5 प्रोसेसेस दिए हैं ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब याद रखना है 2 चीजें हैं, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, दोनों को सेपरेट रखना प्लीज। एटीट्यूड फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस क्या है? बाय एसोसिएशन वी कैन लर्न एटीट्यूड्स। एसोसिएशन यानी कि जब एक चीज के प्रति वी हैव एन एटीट्यूड फॉर वन थिंग एंड देन देयर इज अ न्यू ऑब्जेक्ट जो कि उस पहली चीज के साथ एसोसिएट हो गया है, तो जो मेरा एटीट्यूड पहली चीज की तरफ होगा वही एटीट्यूड दूसरी चीज की तरफ भी बन जाएगा। सो an attitude towards one thing is learned through the positive, through the association with another thing जिसके साथ वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है कि टीचर खराब है तो उस जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उससे भी नफरत होने लग जाएगी। राइट, सो नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द टीचर गॉट एसोसिएटेड विद द एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एज वेल। ओके, दूसरा आ जाता है थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो जो हमारा बिहेवियरिज्म कहता है कि अगर आप प्रेज करोगे आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अगर किसी चीज को करने पे या किसी चीज के साथ एक्सपीरियंसेस में पनिशमेंट मिलेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो क्या होगा? वो एटीट्यूड जो है उसकी तरफ हमारा नेगेटिव डेवलप होगा। राइट, अगली चीज क्या है? मॉडलिंग आ जाती है। मॉडलिंग यानी विकेरियस लर्निंग, ऑब्जर्विंग, औरों को ऑब्जर्व करके जो एटीट्यूड बनता है। सो अगर हमने औरों को देखा है किसी एक एक्टिविटी में या किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ इंडल्ज होते हुए और अगर उन्हें रिवॉर्ड किया गया है तो हमारा भी उस चीज की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। अगर हमने उन्हें पनिश होते देखा है तो हमारा भी उस चीज की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ मूवी हलचल करके, एंड उसमें क्या था कि 4 भाई थे एंड बहुत छोटा सा जोक मार रहे हैं उसमें कि एक भाई जो होता है वो वहां पे लाइक लव मैरिज कर लेता है। राइट, तो उसका जो उसके पापा जो होते हैं उसे खूब लाइक ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं फैमिली में से। So the other brothers know that okay, our brother has been punished for doing love marriage, so they develop a negative attitude towards love marriage. Okay, so ये होता है मॉडलिंग, जब हम औरों को ऑब्जर्व करके और उनको जो आउटकम्स मिलते हैं थ्रू देयर एटीट्यूड या थ्रू देयर एसोसिएशन विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, हम उसी से अपना एटीट्यूड बना लेते हैं टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। चौथा है लर्निंग थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स हमारे कल्चर या जिस ग्रुप में जिस कम्युनिटी में है हम उसके अनरिटन रूल्स होते हैं अबाउट बिहेवियर्स जिनको सबको फॉलो करना होता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ये जो नॉर्म्स होते हैं ये हमारे सोशल कॉग्निशन का भी पार्ट होते हैं। राइट, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ग्रुप नॉर्म्स या कल्चरल नॉर्म्स से हम एटीट्यूड सीखते हैं वो हम तीनों ही तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक एटीट्यूड है जो हमारे ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली जो है उसको थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखा जाता है, तो कोई भी एटीट्यूड ऐसा जो है जो हमारे ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स का पार्ट है उसको हम मॉडलिंग के थ्रू भी सीख सकते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू भी सीख सकते हैं एंड एसोसिएशन के थ्रू भी सीख सकते हैं। राइट, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सो आगे क्या आता है यहाँ पे? When individuals see that such behavior is shown by others is expected and socially approved, they may ultimately develop a positive attitude. तो जो भी इंसान देखता है कि उसकी कम्युनिटी या सोसाइटी में जिन चीजों के प्रति जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसको रिवॉर्ड किया जाता है वो भी वही एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं, या कोई किसी चीज की तरफ जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को
किसी बिहेवियर को टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को पनिश किया जाता है, तो हम नेगेटिव उस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स दैट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। पांचवा है हमारा एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें मीडिया के थ्रू मिलती है, औरों के थ्रू मिलती है, इसको हम इससे भी हम काफी चीजों के बारे में अपना एटीट्यूड बनाते हैं, राइट। अगली चीज आ जाती है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। ये जो हमने पढ़े ये प्रोसेसेस थे, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। तो पहली है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। तो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में सबसे ज्यादा फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट का हमारा अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में सबसे पहले फैमिली का रोल होता है, फिर स्कूल का रोल आ जाता है। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, पीयर्स हैं, टीचर्स हैं, एंड स्कूल एंड फैमिली में हम एटीट्यूड लर्न करते हैं थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स एंड मॉडलिंग। तो ये तीनों प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। दूसरा आ जाते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो कि हमें सिखाते हैं कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होता है, एक्सेप्टेबल वेज ऑफ थिंकिंग क्या है। तो इनमें हम ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू एटीट्यूड्स को पिक करते हैं। बहुत सारी चीजों के प्रति एटीट्यूड, जैसे हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एटीट्यूड जो है, वो हमने कहीं ना कहीं रेफरेंस ग्रुप से ही पिकअप किए हैं। एंड इनका इन्फ्लुएंस स्पेशली एडोलेसेंस में ज्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हम पीयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं और हमें एक नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, जिसको पूरा करने के लिए हम ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं, वहां से हम एटीट्यूड पिक करते हैं। एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू भी आप अपने पीयर ग्रुप या रेफरेंस ग्रुप से एटीट्यूड पिक कर सकते हो। तीसरा है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगेन जो हमारे किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ लाइफ इवेंट्स होते हैं, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाते हैं हमारे एटीट्यूड्स में, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। अगला आ जाता है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी रिसेंट टाइम्स में इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, अब हमारे पास टीवी, रेडियो, इंटरनेट सब कुछ है, ऑडियो विजुअल मीडिया है, इंटरनेट है, राइट। इनसे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिससे जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज को इन्फ्लुएंस करती है। बहुत बेसिक लेवल पे हमारी स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक्स भी हमें इन्फॉर्मेशन देके हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि वो हमारे एटीट्यूड्स को उन पे अच्छा इन्फ्लुएंस डालेगी या बैड इन्फ्लुएंस डालेगी, डिपेंडिंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, या उसमें कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, राइट। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि कहीं ना कहीं वी शुड रिलाई ऑन बेटर इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मेक आवर एटीट्यूड्स, बिकॉज इंटरनेट वगैरह पे देयर इज नो चेक ऑन द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटेड। तो जो भी प्रोपेगेंडा होगा, राइट, उसके हिसाब से आपके एटीट्यूड्स बन जाएंगे। जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, राइट। तो इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। अगला आ जाते हैं एटीट्यूड चेंज पे। एटीट्यूड चेंज यानी ऑलरेडी एक एटीट्यूड है और उसको चेंज किया जा रहा है, राइट। अब कुछ एटीट्यूड्स को चेंज करना ज्यादा आसान होता है, कुछ को मुश्किल होता है। तो एटीट्यूड्स जो अभी नए नए बने हैं, फॉर्मेटिव स्टेज में है, मोर लाइक ओपिनियंस है, इतने फर्म नहीं है, उनको चेंज करना इजी होता है एज कम्पेयर टू फर्मली स्टैब्लिश्ड एटीट्यूड्स, जो कि एक इंडिविजुअल की वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन गए हैं। ओके, एटीट्यूड चेंज करना किन किन के लिए, लाइक उनके इसके इम्प्लीमेंटेशंस किस किस के लिए है। तो कम्युनिटी लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब हमारे एटीट्यूड चेंज पे ही काम करते हैं, राइट। इनका एम यही होता है हमारे एटीट्यूड चेंज करें। अब तीन प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों थ्योरीज हैं, इनको ध्यान से समझना है, ठीक है। पहली थ्योरी है फ्रिट्ज हाइडर की बैलेंस कंसेप्ट की थ्योरी। इन्होंने क्या कहा है कि पीओएक्स ट्राइंगल होता है, यानी एटीट्यूड के जो एक तरीके से कंपोनेंट्स हैं, उनको आप पीओएक्स एक ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी इज द पर्सन जिसका एटीट्यूड आप स्टडी कर रहे हो, ओ इज अनदर पर्सन, तो अदर फॉर लाइक ओ फॉर अदर, एंड एक्स इज द टॉपिक जिसकी तरफ एटीट्यूड स्टडी किया जा रहा है, यानी हमारा जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ये मेरा बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैं देती हूँ। सो पी ओ एक्स, राइट, इनको अगर एक ट्राइंगल में हम देखें, सो लेट्स से पी इज अ वुमन, राइट, जिसका हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं। ओ इज अनदर पर्सन, लेट्स से इट्स हर मदर इन लॉ, राइट, एंड एक्स इज द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इन दिस केस इज वर्किंग आफ्टर मैरिज या करियर बिल्डिंग आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, अब आगे समझते हैं। The basic idea is that an attitude change, there is an attitude change if there is a state of imbalance between PO, OX and PX attitude. Basically ये कह रहे हैं, बैलेंस कंसेप्ट क्यों नाम है, कि इस ट्राइंगल में कहीं भी अगर इम्बैलेंस होगा बिटवीन द थ्री आर्म्स, तो एटीट्यूड को चेंज होना पड़ेगा। तीन एटीट्यूड में से किसी एक को चेंज होना पड़ेगा, और जब तक ये लाइक नहीं होगा तब तक एक इम्बैलेंस की सिचुएशन रहेगी। जैसे ही एटीट्यूड चेंज होगा तो एक बैलेंस आ जाएगा पूरे उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। Let's say कि the woman has a positive attitude towards working after marriage, but the mother-in-law has a negative attitude towards working after marriage, कि मेरी बहू काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या है, and let's say the woman and the mother-in-law have a positive attitude towards each other,
अब ये बैलेंस की सिचुएशन नहीं है, ये इम्बैलेंस की सिचुएशन है, क्योंकि वुमन वॉन्ट्स टू वर्क आफ्टर मैरिज, सास इज सेइंग नहीं, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए आफ्टर मैरिज। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एटीट्यूड चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, या फिर इन दोनों में से किसी एक को अपना एटीट्यूड स्विच करना होगा, तभी एक बैलेंस की सिचुएशन आएगी। तो लॉजिकली कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए हमें करना होगा। अब इन्होंने इसी चीज को ना लाइक बता दिया है कि इम्बैलेंस की कंडीशंस क्या होती है पीओएक्स ट्रायंगल में। इम्बैलेंस तब होता है जब सारी तीन साइड जो है वो नेगेटिव है, दो साइड्स या पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, राइट। और बैलेंस होता है जब सारी तीन साइड्स पॉजिटिव है एंड दो साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव। अगेन जैसे इन्होंने यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मैं इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करूंगी। इम्बैलेंस की सिचुएशन क्या हो सकती है, पीओएक्स, कंटिन्यूइंग दैट वन एग्जाम्पल दैट वी हैड। ओके, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पीओएक्स। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऑल थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर नेगेटिव 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 नेगेटिव। लाइक पर्सन मान रही है कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए, सास भी मान रही है मुझे इसे शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए, तो इनके बीच में नेगेटिव नहीं रहेगा, इनके बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखा, ये इम्बैलेंस की सिचुएशन थी, ऑल साइड्स नेगेटिव, एंड अब ये बैलेंस की सिचुएशन हो गई, यहाँ पे टू साइड्स आर नेगेटिव बट वन साइड इज पॉजिटिव, ये वाली सिचुएशन हो गई। तो कोई भी, मैं ये कहूंगी एग्जाम के लिए कोई भी एक, बस एक एग्जाम्पल पकड़ लो, राइट, एंड उसी के साथ अगर आपको ये थ्योरी याद करनी होगी ना एग्जाम रूम में बैठ के, उसी एग्जाम्पल के साथ आप इस ट्राइंगल में काटपीट करोगे ना, आपको बैलेंस की सिचुएशन भी याद रहेंगी और इम्बैलेंस की सिचुएशन भी याद रहेंगी, दोनों दो दो है कंडीशंस। ओके, अच्छा, अगला जो कंसेप्ट आ जाता है वो आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। लियोन फेस्टिंजर ने दिया था, इन्होंने बात करी थी कॉग्निटिव कंपोनेंट की। इन्होंने कहा था कि जो भी हमारे एटीट्यूड चेंज होते हैं वो एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो एक एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट्स है उनको कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी कि लॉजिकली लीनियर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ लॉजिकली कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर एक एटीट्यूड में दो कॉग्निशन या दो व्यूज ऐसे हैं जो कि कंफ्लिक्टिंग है यानी डिसोनेंट है, तो उन दोनों में से किसी एक को तो चेंज होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निशन वन है पान मसाला कॉजेज माउथ कैंसर विच इज फेटल, कॉग्निशन टू है आई ईट पान मसाला, दोनों आर कंफ्लिक्टेड। आई नो पान मसाला लीड्स टू डेथ एंड येट आई एम ईटिंग पान मसाला, तो या तो मुझे पान मसाला खाना बंद करना होगा या फिर पान मसाले को लाइक हेल्थ के लिए अच्छा होना होगा, जो नहीं हो सकता। तो बेसिकली कंफ्लिक्ट आ रहा है ना, राइट, कि जैसे हैविंग ड्रग्स इज नॉट गुड फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली हेल्थ, एंड आई एम हैविंग ड्रग्स, तो ये दोनों कंफ्लिक्टिंग है, इसलिए इनमें से एक को चेंज होना होगा एंड द एटीट्यूड दैट वुड चेंज इज द यूज ऑफ दैट ड्रग, राइट। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली दो कॉग्निशंस के बीच में जब डिसोनेंस होगी तब एटीट्यूड को चेंज होना होगा, एंड जब एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो हम चाहते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल है लाइक बैलेंस कंसेप्ट भी लियोन फेस्टिंजर का एंड सॉरी फ्रिट्ज हाइडर का जो बैलेंस कंसेप्ट है एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस बाय लियोन फेस्टिंजर, ये दोनों जो है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि दो एलिमेंट्स या दो चीजें जो हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है उनको एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, लॉजिकली दे शुड नॉट कंफ्लिक्ट। अगर वो कंफ्लिक्ट हो रही हैं तो एक मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है जिसको हटाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ एटीट्यूड अपना चेंज करना होगा। ओके, तीसरा कंसेप्ट है टू स्टेप कंसेप्ट, जो एस.एन. मोसिन ने दिया था, इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, राइट। अब इन्होंने दो स्टेप दिए हैं, क्या बोला है, दो स्टेप समझने से पहले इन्होंने दो लोगों की बात करी है, एक तो होता है टारगेट, एक होता है सोर्स। टारगेट यानी जिस इंसान का एटीट्यूड चेंज करना है, सोर्स यानी जिसके इन्फ्लुएंस के थ्रू एटीट्यूड चेंज होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि टारगेट आइडेंटिफाइज विद द सोर्स, तो आइडेंटिफिकेशन होता है, टारगेट स्टार्ट्स लाइकिंग द सोर्स, जैसे हम सेलिब्रिटीज को लाइक करने लगते हैं, राइट, एंड द सोर्स आल्सो शोज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द टारगेट, उनको लाइक उनकी तरफ रिगार्ड दिखाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो सोर्स है वो अपना एटीट्यूड चेंज दिखाता है एंड उसको देख के उसको इमिटेट करते हुए टारगेट भी अपना एटीट्यूड चेंज दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अजय देवगन इस विमल पान मसाला वो खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है, जो उनसे इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, वो भी कहेंगे अच्छा विमल मसाला अच्छी चीज है, हमने भी खाना चाहिए, राइट। तो सेकंड स्टेप में द सोर्स shows an attitude change and by actually changing their behavior towards the attitude object, the target also shows an attitude change through behavior। तो ये एक तरीके की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, क्योंकि टारगेट सोर्स को देख के अपना एटीट्यूड चेंज कर रहा है। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि एटीट्यूड चेंज कितना होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की प्रॉपर्टीज क्या है।
यानी उसकी वेलेंस, अगेन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सट्रीम कितना है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल है या पेरिफेरल है, ठीक है। अब ये समझ लो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को चेंज करना इजियर होता है, राइट। लेस एक्सट्रीम एटीट्यूड्स, न्यूट्रल एटीट्यूड्स को चेंज करना इजियर होता है, पेरिफेरल एटीट्यूड्स को चेंज करना इजियर होता है, सिंपल एटीट्यूड्स को चेंज करना इजियर होता है, एंड वाइस वर्सा, राइट। अब एक और यहाँ पे इन्होंने दो चीजें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। क्या इन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग एटीट्यूड का डायरेक्शन और सॉरी जो एटीट्यूड चेंज होगा ना उसका डायरेक्शन और एक्सटेंट भी आपको समझना होगा। यानी वो जो चेंज हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन में हुआ है या इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन में हुआ है। यानी अगर एक एटीट्यूड पॉजिटिव था और अब वो चेंज होके और पॉजिटिव हो गया है, या फिर एक एटीट्यूड नेगेटिव था और चेंज होके और नेगेटिव हो गया है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट चेंज, यानी जो सेम डायरेक्शन में हो रहा है एज द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। ऑन दी अदर हैंड अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव में चेंज हो गया या नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में चेंज हो गया, उसको हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट चेंज हुआ है, यानी कि चेंज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड हुआ है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट चेंजेस जो होते हैं वो लाना ज्यादा आसान होता है। दूसरा, एटीट्यूड में चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड और इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। कभी कभार जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है टू चेंज एन एटीट्यूड, कभी कभार हमारा एटीट्यूड उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, कभी कभार उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फियरसम, अगर बहुत फियरसम एडवर्टाइजमेंट है या बहुत फियरसम मैसेज है, राइट, इंफॉर्मेशन है, तो कई बार वो एटीट्यूड जिस डायरेक्शन में चेंज करना चाहती है उसके अगेंस्ट उल्टा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, राइट। अब ये क्या कह रही है, रिसर्च ने क्या देखा है कि फियर जो होता है, फियर इज समटाइम्स इफेक्टिव इन चेंजिंग एटीट्यूड, बट बहुत ज्यादा फियर भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो लोगों को एटीट्यूड चेंज नहीं करवा पाता, डरा ज्यादा देता है, ओके। जो दूसरा फैक्टर आ जाता है सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोर्स यानी कौन, जिस इंसान को देख के हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, तो वो जो इंसान है वो रोल मॉडल है, उसकी दो प्रॉपर्टीज है, क्या, क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस। क्रेडिबिलिटी यानी कि वो इंसान कितना एक उसके पास एक्सपर्टीज है, एंड अट्रैक्टिवनेस यानी वो कितना अट्रैक्टिव, कितना लाइक इंचेंटिंग है। तो दोनों अलग अलग चीज है कि कुछ चीजों के लिए, कुछ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स में सोर्स का क्रेडिबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ में अट्रैक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप एक लेट्स से अगर आप एक डीओ की एड देख रहे हो, तो उसमें आपको कोई डीओ साइंटिस्ट क्रेडिबल सोर्स नहीं चाहिए, उसमें आपको एक सेलिब्रिटी चाहिए, तो अट्रैक्टिव सोर्स चाहिए। ऑन दी अदर हैंड लेट्स से अगर आप एक लेट्स से टूथपेस्ट की एड देख रहे हो, तो वहां पे आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए। तो हम देखते हैं ना व्हाइट कोट पहन के डेंटिस्ट, 9 में से 10 डेंटिस्ट ने कहा ये अच्छा है, तो वहां पे क्रेडिबल है सोर्स, राइट। सो ये क्या कह रहे हैं कि कभी कभी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, कभी कभी हमें पॉपुलर पब्लिक फिगर्स चाहिए होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज। नाउ नेक्स्ट इज मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मैसेज यानी वो इंफॉर्मेशन जिसको प्रेजेंट किया जाता है टू ब्रिंग द एटीट्यूड चेंज। तो इसके क्या क्या, पहली बात तो इसमें अपील कैसी है। अपील कैन बी रैशनल और इमोशनल। रैशनल यानी जब आप रीजन बेस्ड एक अपील रखते हो, एंड इमोशनल यानी जब आप अगेन इफेक्ट बेस्ड अपील रखते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी ये फैमिली के लिए करो, रैशनल अपील वुड बी दैट दिस वुड लीड टू कॉस्ट सेविंग, ओके। तो इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा याद रखना है। एंड जो दूसरी चीज आ जाती है मैसेज में ही, वो आ जाता है मोटिव। यानी जो वो मैसेज है वो किस टाइप का मोटिव एक्टिवेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नफ्लेक्स है, तो क्या वो ये बोल रहा है कि इसको खाने से आप सुंदर दिखोगे, पतले दिखोगे, या फिर इसको खाने से आप हेल्दी रहोगे। तो मोटिव किस टाइप का वो एक्टिवेट कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। एंड लास्टली तीसरी चीज आ जाती है मोड। व्हाट इज द मोड ऑफ द मैसेज, इज इट फेस टू फेस, इज इट थ्रू लाइक स्क्रीन, इज इट थ्रू ऑडियो। तो फेस टू फेस मैसेज जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारा इफेक्टिव माना जाता है। इन दिनों हम विजुअल मीडिया, इंटरनेट वगैरह के थ्रू भी करने लगे हैं, बट फेस टू फेस अगेन सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगला जो फैक्टर है एटीट्यूड चेंज में, वो है टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसका हमें एटीट्यूड चेंज करना है वो इंसान कैसा होना चाहिए। इसके चार प्रॉपर्टीज हैं, पर्सुएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइसेस, सेल्फ एस्टीम, इंटेलिजेंस। अब ये क्या कह रहे हैं, जो लोगों की ओपन और फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी होती है वो अपना एटीट्यूड जल्दी चेंज कर लेते हैं, राइट। एंड ऐसे लोग, तो पर्सुएसिबिलिटी यानी कोई इंसान को आप कितनी जल्दी कन्विंस कर सकते हो। तो जो लोग ओपन एंड फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी के होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, रिजिड पर्सनालिटी के लोग इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइसेस, जिस इंसान के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइसेस होंगे वो एटीट्यूड चेंज इतनी जल्दी नहीं करेगा। फिर सेल्फ एस्टीम आ जाता है, जिन लोगों का लो सेल्फ एस्टीम होगा, लो होगा, तो वो अपने एटीट्यूड्स को जल्दी चेंज कर लेते हैं, हाई होगा तो इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने एटीट्यूड्स को जल्द मतलब ज्यादा चेंज नहीं करते हैं एज कंपेयर टू पीपल विद लोअर इंटेलिजेंस। बट अगर इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है वो लॉजिकल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है,
तो इंटेलिजेंट पीपल आर मोर लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड्स देन लेस इंटेलिजेंट वंस। तो मोस्टली अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है, मोस्टली लोअर इंटेलिजेंस के लोग जल्दी अपने एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंट पीपल। बट अगर रीजनिंग बेस्ड है, लाइक जो मैसेज है या जो इन्फो प्रेजेंट की जा रही है, तो इंटेलिजेंट लोग उसे एक्सेप्ट करके अपना एटीट्यूड विलिंगली चेंज कर लेते हैं। ओके, अगला आ जाते हैं बिहेवियर एटीट्यूड रिलेशनशिप पे। बिहेवियर एटीट्यूड रिलेशनशिप किन चीजों पे बेस्ड है, यानी बेसिकली ये कह रहे हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता जो आपका एटीट्यूड है वही बिहेवियर में दिखेगा। आपका एटीट्यूड किसी चीज की तरफ कुछ हो सकता है, बट जरूरी है वो बिहेवियर में, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बिहेवियर में वैसे ही दिखे। तो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ फाइंडिंग्स देखी हैं, ये देखो असर्शन रीजनिंग में, स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाती हैं, तो प्लीज इन्हें ध्यान से देखो। रिसर्च ने क्या पाया है कि जो आपका एटीट्यूड है वो बिहेवियर में एज इट इज तभी दिखेगा, कब कब दिखेगा, नंबर वन, जब एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है और सेंट्रल है। अगर एटीट्यूड वीक है, राइट, एंड पेरिफेरल है, तो वो जरूरी नहीं है बिहेवियर में दिखे। दूसरा, जब इंसान अवेयर है अपने एटीट्यूड को लेके, तो उसके बिहेवियर में दिखने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरा, जब इंसान पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता ना किसी एक वे में बिहेव करने का, तो वो अपना एटीट्यूड ही अपना बिहेवियर में अपना एटीट्यूड ही रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। चौथा, अगर इंसान जानता है कि उसको और लोग देख नहीं रहे हैं, इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं, तो वो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगेन एटीट्यूड वुड बी रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर। एंड पांचवा, अगर इंसान को लगता है कि जो वो बिहेवियर करेगा ड्यू टू हिज एटीट्यूड उसका एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, तो फिर वो एटीट्यूड उसके बिहेवियर में दिखेगा। ओके, एंड इसका वाइस वर्सा भी याद रखना पांचों पॉइंट्स का। अब यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है, प्लीज ये याद रखना है, इसमें कई बार आ जाता है क्वेश्चन। लापीरी, रिचर्ड लापीरी एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक स्टडी करी थी इसी चीज को लेके कि एटीट्यूड बिहेवियर में दिखते हैं या नहीं। तो इन्होंने बेसिकली एक चाइनीज कपल को लिया एंड इन्होंने कहा कि आप ना यूएस में पूरा घूमो और हर अलग 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 होटल्स में जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें आपके होटल में रुकना है। ये वो टाइम था जब यूएस में रेसिज्म बहुत पीक पे था। एंड इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने ये यही देखना चाहते थे कि यूएस में जो होटल मैनेजर्स हैं उनमें रेसिज्म तो है, सो दे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइनीज गेस्ट, बट वुड दे एक्सेप्ट देम और नॉट। इन्होंने क्या देखा कि मतलब जब इन्होंने उस चाइनीज कपल को होटल्स में भेजा तो मोस्ट ऑफ द होटल्स ने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में लापीरी ने क्वेश्चनर्स भेजे होटल मैनेजर्स को और उनसे पूछा अगर आपके पास कोई चाइनीज कपल आता तो क्या आप उन्हें जगह देते। मोस्ट ऑफ देम सेड नो। सो उनका एटीट्यूड इज नेगेटिव, बट जब एक्शन में आया, बिहेवियर में आया, वो ऑपोजिट दिखा, दैट दे डिड गिव अकोमोडेशन टू द चाइनीज कपल। तो बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले दिखाया दैट एटीट्यूड्स डू नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट द एक्चुअल बिहेवियर पैटर्न। ओके, ये आपको याद रखना है। लास्ट आ जाता है हमारा टॉपिक प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली एटीट्यूड्स को, ऐसे एटीट्यूड्स जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ होते हैं उनको हम प्रेजुडाइज बोलते हैं। तो प्रेजुडाइसेस आर एटीट्यूड्स बट दे आर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये यूजुअली नेगेटिव होते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स इनका कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। जो हमने कहा ना कि एटीट्यूड में एबीसी कंपोनेंट होता है, तो सी इज कॉग्निटिव, तो प्रेजुडाइज का कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स आर बेसिकली अगेन जो हम कहते हैं हमारी कुछ सोच होती है, क्लस्टर ऑफ आइडियाज। अगेन स्टीरियोटाइप इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, राइट। कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बहुत कॉमन है कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते, बहुत ही सेल्फिश होते हैं। तो ये सब एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज है टुवर्ड्स फॉरेनर्स, राइट। नाउ ऑल मेंबर्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर अज्यूम्ड टू पोजेस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें लगता है जितने भी उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हमारा स्टीरियोटाइप है, जो क्लस्टर ऑफ आइडियाज है, वो ऐसी क्वालिटीज उस ग्रुप के हर मेंबर में प्रेजेंट है। स्टीरियोटाइप्स यूजुअली अनडिजायरेबल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं एंड दे लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड्स यानी प्रेजुडाइसेस टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स, राइट। अब आपको याद रखना है प्रेजुडाइज क्योंकि एक एटीट्यूड ही है, तो इसका ए कंपोनेंट क्या है। ए कंपोनेंट होता है हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट। तो इफेक्टिव कंपोनेंट में नेगेटिव इमोशंस आ जाती है जैसे डिसलाइक एंड हेट। बी कंपोनेंट क्या है, बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जहां पे पीपल बिहेव इन अ नेगेटिव वे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप जिसकी तरफ हमारा प्रेजुडाइज है, राइट। एंड सी क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, जो हम जानते हैं क्या है, स्टीरियोटाइप फॉर अ प्रेजुडाइज। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, प्रेजुडाइसेस कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग शोन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा हो सकता है, जैसे हमने कहा ना, जरूरी नहीं है एटीट्यूड बिहेवियर में दिखेगा, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि प्रेजुडाइज है तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगा ही होगा। ओके, डिस्क्रिमिनेशन कई बार बिना प्रेजुडाइज के भी दिख सकता है। तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा इंडिपेंडेंट है।
conflicts are very likely to arise between groups within the same society. अब इन्होंने थोड़ा सोशल इम्प्लीकेशंस की बात करी है कि जिस सोसाइटी में प्रेजुडाइसेस होते हैं वहाँ कन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और हिस्ट्री में अगेन जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, डिसेबिलिटी, इलनेसेस के आधार पे हमने कई बार प्रेजुडाइसेस बनाए, डिस्क्रिमिनेशन किया है। अब डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर को जो है वो लॉ के थ्रू हम कर सकते हैं, बट उसके कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट्स को कैसे चेंज करना है वो हमें देखना पड़ेगा, वो मुश्किल है, वो लॉ नहीं कर सकता। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रेजुडाइसेस की लर्निंग कैसे होती है, या फिर हम इन्हें कहाँ से सीखते हैं, मतलब कहाँ से पिक करते हैं। तो पहला है लर्निंग, दैट वी लर्न प्रेजुडाइसेस सिंस आवर बचपन। तो एसोसिएशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऑब्जर्विंग, ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म, याद है हमने पढ़ा था क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस की वजह से हम एटीट्यूड्स की तरह ही प्रेजुडाइसेस को भी लर्न कर सकते हैं, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, राइट। ऐसे लोग जो कि प्रेजुडाइज एटीट्यूड्स लर्न करते हैं उनकी एक प्रेजुडाइज पर्सनालिटी बन जाती है। और ये क्या है, ये दूसरा जो ग्रुप है जिसकी तरफ प्रेजुडाइज है उसके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, एंजाइटी दिखाते हैं जब उनके आसपास होते हैं, और हॉस्टाइल होते हैं उनकी तरफ, ओके। सो फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी, नेगेटिविटी टुवर्ड्स देम। दूसरा सोर्स है स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। जब आपके इन ग्रुप, जो आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपको उस ग्रुप की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है एंड बहुत हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स आवर ओन ग्रुप, तो जो ऑपोजिट ग्रुप है, जो आउट ग्रुप है, उसकी तरफ आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ओके। तो आप उनकी तरफ प्रेजुडाइज भी डेवलप करने लगते हो। तीसरा आ जाता है स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग यानी बलि का बकरा। बलि का बकरा में क्या होता है, अगेन जो माइनॉरिटी आउटग्रुप होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ब्लेम कर देती है फॉर इट्स ओन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये एक ग्रुप बेस्ड वे होता है ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, राइट। फिर चौथा आ जाता है कर्नल ऑफ ट्रुथ। कर्नल ऑफ ट्रुथ में क्या होता है कि जो जिसके दिमाग में प्रेजुडाइज है वो सोचता है कि देयर मस्ट बी सम ट्रूथ टू दिस बिलीफ और दिस प्रेजुडाइज, बिकॉज दिस इज व्हाट एवरीवन सेज अबाउट दैट ग्रुप और दैट ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसे हम कर्नल ऑफ ट्रुथ कहते हैं। पांचवा है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी कि जिस ग्रुप पे प्रेजुडाइज लगाया जा रहा है या जिनके खिलाफ एक प्रेजुडाइज है, वो खुद ही उस चीज को कंफर्म करता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तो उनकी तरफ जो हमारा स्टीरियोटाइप है, वो टारगेट ग्रुप उस चीज को अपने बिहेवियर के थ्रू कंफर्म करता है। सो द टारगेट ग्रुप में बिहेव इन वेज दैट जस्टिफाई द प्रेजुडाइज, दैट इज कंफर्म द नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। जैसे हम कहते हैं कि औरतों को ड्राइव करना नहीं आता, औरतें हैव बीन सोशलाइज्ड टू नॉट बीन कॉन्फिडेंट, एंड जब वो सही से ड्राइव नहीं कर पाती है तो हम कहते हैं देखो औरतों को ड्राइव करना नहीं आता। सो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। अब लास्ट में आ जाता है क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं टू हैंडल या मिनिमाइज प्रेजुडाइज। पहला तो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मत करने दो, यानी कि फैमिली वगैरह, रेफरेंस ग्रुप्स में गलत ग्रुप नॉर्म्स में, हमारे कल्चरल नॉर्म्स में ऐसे प्रेजुडाइसेस ना रहे और उनको सीखने की अपॉर्चुनिटी भी ना रहे। दूसरा, ऐसे एटीट्यूड्स को चेंज करो, सो इंटरवेंशंस के थ्रू या जो भी है। तो पहली बात तो लर्न मत करने दो। दूसरा, चेंज करो प्रेजुडाइसेस को। तीसरा, जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी ऑफ इन ग्रुप, इसको डीएम्फसाइज करो। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को डिस्करेज करो अमंग पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडाइज। अब ये कैसे होगा, ये है मतलब स्ट्रैटेजीज, और इनको फुलफिल करने के तरीके ये हैं, वेज ये है। पहला, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों में सर्कुलेट करो ताकि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, हमारे जो वहम है, वो करेक्ट हो। दूसरा, इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, राइट। तो जिस ग्रुप का दूसरे ग्रुप के प्रति प्रेजुडाइज है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ाओ ताकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट जो है वो जा सके। बट ये तभी पॉसिबल है, ये तभी सक्सेसफुल है जब वो दोनों ग्रुप एक कोऑपरेटिव कंटेक्स्ट में मिले, कॉम्पिटिशन में ना मिलके कोऑपरेशन के एक माहौल में मिले। दूसरा, उनके बीच में क्लोज इंटरेक्शन हो, बस नाम का इंटरेक्शन ना हो। एंड तीसरा, these two groups should not be different in power or status। तो ऐसा नहीं है एक ग्रुप बहुत अमीर है और दूसरा ग्रुप बिल्कुल गरीब है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का पावर और स्टेटस सेम होना चाहिए। एंड तीसरा क्या है, हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन ग्रुप आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजुडाइसेस ग्रुप्स के आधार पे बनते हैं, मैं इस ग्रुप का हूँ, वो उस ग्रुप का है। तो ग्रुप आइडेंटिटी को टोटली डीएम्फसाइज करके इंडिविजुअल आइडेंटिटी को फोकस करो ताकि ग्रुप की इंपॉर्टेंस कम होके हम इंसानों को इंसानों के रूप में देखें, ओके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। लेट्स मीट फॉर चैप्टर 7। इफ यू हैव एनी कमेंट्स एंड डाउट्स, यू कैन ड्रॉप देम डाउन बिलो। एंड अगेन, सीयूईटी बैचेस याद रखना, अगर बुक करना है, दिस इज द करेक्ट टाइम। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।